क्लास हम पढ़ने वाले हैं दो बहुत ही कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विथ एमीटर। फंडामेंटली चीज़ों को समझना, जमाना इतना खराब हो चुका है कि लोग खाली सोचते हैं कि कैसे कैसे फॉर्मूला बटोर लें और उस फॉर्मूले को लगा के न्यूमेरिकल कर लें। ये हाल में we do not invent anything, nor we discover the facts of life। तो चाइना जैसे कंट्री हमारे देश में आके इवन पीठ खुजाने वाला वो डंडा मिलता है वो भी चाइना से आता है। सोचो देश का हाल हमारा क्या है। We can make lot of indigenous products और उसके लिए आपके पास कुछ आइडिया होना बहुत जरूरी है। Remember, aim in your life to be an employer, not an employee। By being an employer, you serve many people, you keep so many employees, you give them employment, but for that you must have a good employability। आपके पास वो नॉलेज रहेगा तो आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। ठीक है। एमीटर क्या है ये? पहला हुआ, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट to measure current passing through it। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर से जो भी करंट जाएगा वो मेजर कर देगा। मैं ज्यादा इसके बारे में बताना ही नहीं चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हो तो थोड़ा मैं हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। हाउ इज द inside part, how is the construction of this? I'm talking about a simple instrument, say I call it PMMC instrument। वैसे एमीटर तो कम से कम 25-30 किस्म के एमीटर्स होते हैं। I'm talking about permanent magnet moving coil। ये सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि दो मैग्नेटिक पोल रखते हैं और एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल के बीच में कोई एक कॉइल को झुला देते हैं। ये कॉइल है, कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स। इस कॉइल को किसी एक वायर से झुला दिए और क्या किए, इसके ऊपर एक पॉइंटर अटैच कर दिए। कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर अटैच कर दी। सपोजिंग ये है एक कॉइल, है ना। ये कॉइल के ऊपर एक पॉइंटर ऐसे इसके ऊपर अटैच है। मतलब ये कॉइल अगर मुड़ेगा तो पॉइंटर उसके साथ साथ मुड़ेगा, है कि नहीं। पॉइंटर उसके साथ साथ मुड़ेगा ऐसे। अच्छा, अटैच कर दिए। This pointer is able to slide on a calibrated scale। ये स्केल है, इसके ऊपर ये मूव कर सकता है। ओके, अब क्या हुआ, When you want to measure the current, जो करंट आप मेजर करना चाहते हो उसको इस कॉइल से आप पास करवाते हो। Now the current passes through the coil, makes several loops, comes out such a current carrying loop in this magnetic field। ये एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को, इंटेंसिटी को हम B से डिनोट करेंगे। अगर B हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, I हो गया करंट, N हो गया नंबर ऑफ टर्न्स एंड A इज द एरिया ऑफ दिस कॉइल, देन दिस विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क और ए मोमेंट गिवन बाय BI/N/A। याद रखने के लिए आसान है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। ठीक है। तो क्योंकि फॉर दिस कॉइल एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड B/N/A are fixed, so you say torque is proportional to current। टॉर्क मतलब आप समझ रहे होगे, मोमेंट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू I। व्हेन यू पास लेस करंट इट गेट्स ए स्मॉलर टॉर्क, जो इसको घुमाने की कोशिश करता है। यू गिव मोर करंट गेट्स मोर टॉर्क। अब ये यहां से कोई एक थ्रेड से झूल रहा है, जिस थ्रेड को हम लोग कहते हैं टॉर्सन थ्रेड। टॉर्सन थ्रेड मतलब मान लो कि कोई ऑर्डिनरी कॉटन का थ्रेड है, इसको अगर आप ऐसे पकड़ के थ्रेड को खींच के रखे, ऐसे स्क्यू कर दिए, मुड़ गया, छोड़ देने से वो तुरंत वापस नहीं आएगा। पर देयर आर सर्टेन अदर थ्रेड्स, दूसरे किस्म की थ्रेड है जिसको ऐसे मोड़ के अगर छोड़ दोगे फिर से वो सीधा हो जाएगा, है कि नहीं। जो वापस आ जाता है, मतलब वापस आने के लिए उसके पास एक रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, उसको टॉर्सन थ्रेड कहते हैं। तो क्या होगा, जैसे ये मुड़ेगा, ये जो थ्रेड से झूल रहा था ये थ्रेड से मुड़ेगा, थ्रेड मुड़ेगा तो उसमें से क्या आ जाएगा, इसमें गार्ड स्क्रू जैसे आ जाएगा,
तो फिर जैसे करंट खत्म हो गया, करंट बंद कर दिए, वो जो मुड़ा था वो फिर से सीधा हो जाएगा, कॉइल अपना पोजीशन में आ गया। गेटिंग? तो जैसे करंट पास किया, इसके ऊपर एक टॉर्क आया, ये कॉइल मुड़ने लगा, जैसे मुड़ने लगा ऊपर वाला थ्रेड भी मुड़ गया, है ना। जैसे करंट पास करना बंद कर दिए तो ये थ्रेड सीधा होने लगा, ये कॉइल घूम के फिर से सीधा हो गया। So that is called a torsion thread, and this is what is the mechanism. What I wanted to say through all this discussion is that whatever you current, so what is there inside a coil, ammeter? Nothing, only a coil. कुछ भी नहीं है, कॉइल है, जस्ट एक कॉइल। कोई एक पेपर का पैकेट लो, उसके ऊपर कॉइल उंड कर दो, या फिर कोई थोड़ा सा मोटा सा वायर ले लो, वो खुद से उंड हो गया है, कोई वायर को मोड़ मोड़ के भी तो उंड कर सकते हैं, उसी को डाल दिए, दैट्स ए कॉइल। ठीक है। नाउ एरिया कैसा एरिया है सर, वो समझ में नहीं। अरे एरिया है भाई, ये कॉइल है ना, ये कॉइल है ना, ये एरिया, ए इज दिस एरिया। यहाँ पर टॉर्क ऐसे रखेंगे, ये इज द एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये फेस वाला एरिया, हाँ वो फेस वाला एरिया। तो ये हो गई बात। हाँ, तो ये आपको हल्का सा आइडिया देने के लिए था, क्योंकि आप लोग अच्छे बच्चे हो, 10th क्लास की बैच में तो नहीं बोलते सर, आप लोग अच्छे बच्चे हो तो थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो हुआ यूं कि इतना जानकारी हमारे पास हो गया कि एमीटर मतलब एक कॉइल और दो ठो परमानेंट मैग्नेटिक पोल्स, जो करंट को पास करना है इसके अंदर से पास करवाओ, तो करंट के हिसाब से इसके ऊपर एक टॉर्क आएगा, टॉर्क के हिसाब से वो डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट के हिसाब से पॉइंटर मुड़ेगा, और यहाँ पर आपको 0 1 2 3 4 करंट रीडिंग दिखाएगा, कैलिब्रेटेड स्केल। अच्छा, अब हमारे पास कोई एक सर्किट है, अब इस सर्किट में मैं क्या किया, यहाँ पर दे दिया 3 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट का बैटरी, और मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या करंट जा रहा है। हम लोग तो चालाक लोग हैं, हम तुरंत बता देंगे 10/3, लेकिन जो लोग नोविस है वो क्या करेंगे, कितना करंट जानना चाहते हो, तो चलो इस करंट को इसके अंदर से पास करवाते हैं। तो क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ से काटेंगे, काट के इसको यहाँ जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे, तो जो करंट इधर से आ रहा था वो अब इधर से आने लगा। मतलब पहला चीज जो हमें समझ में आया और हमारे नजर में आया वो ये, द इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड सर्किट। जिस सर्किट में करंट मेजर करना चाहते हैं उस सर्किट के साथ सीरीज में हम इंस्ट्रूमेंट को जोड़ते हैं। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सर्किट। जिस सर्किट का करंट मेजर करना चाहते हैं उसके साथ सीरीज में लगा देते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब ये है क्या चीज, इट्स ए कॉइल ऑफ सेवरल टर्न्स। हो सकता है कि देयर आर 100 टर्न्स, 200 टर्न्स, क्योंकि जितने ज्यादा टर्न होगा, नंबर ऑफ टर्न, अभी भी बताया ना, टॉर्क होता है DINA, तो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने से टॉर्क ज्यादा होता है, घुमाना उसको ठीक लगता है, टॉर्क सफिशिएंट मिलता है, उसको मोड़ना आसान होता है। इवन छोटे से करंट भी जा रहा है तब भी उसको जोर से मोड़ पाएगा, तो टॉर्क से। अगर ये वायर जो कॉइल है उसको खोल देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉर्क है, तो ऑब्वियसली बहुत लंबा हो जाता है। बहुत लंबा एक वायर है, और ये बहुत लंबा जो वायर है, अब ऑब्वियसली कोई भी मटेरियल को कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस निकलेगा, सो इट हैज गॉट सम रेजिस्टेंस। सपोज आई से द कॉइल हैज गॉट ए रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms। जैसे हम ये इंस्ट्रूमेंट को इसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, क्या करने के लिए, यहाँ का करंट मेजर करने के लिए, कनेक्ट तो कर लिए, क्या मिला, ये 2 ohm इसके साथ सीरीज में आ गया, है ना। Then what is the current in the circuit? The current in the circuit is found to be 10/5, that is 2 ampere। आपका रीडिंग क्या दिखाएगा, 2 ampere। जबकि आपका एक्चुअल करंट क्या था, एक्चुअल करंट जो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे वो क्या था, 10/3, that was 3.33 एम्पियर। लेकिन कनेक्ट करने से क्या मिला, 2 एम्पियर। दैट मींस जो रीडिंग आपको मिल रहा है वो एक्चुअल करंट से कम है। The reading is always less than the actual current in the circuit. The instrument has got a negative error. Means reading value is less than the actual value. समझ में आ रहा है? तो क्या लिखेंगे, Due to internal
resistance due to internal resistance of coil, the read value of current is always less than the actual current in the circuit. ये सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एक्चुअल करंट इन सर्किट में जो एक्चुअल करंट है उससे कम है। द इंस्ट्रूमेंट हैज गॉट नेगेटिव एरर। ये टॉर्क को थोड़ा याद रखना। व्हेन द रीडिंग वैल्यू इज लेस देन द एक्चुअल वैल्यू यू कॉल इट ए नेगेटिव एरर, more than the actual value you call it a positive error, because the error is calculated as reading value minus actual value. रीडिंग वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू इज कॉल्ड द एरर, और परसेंटेज एरर निकाला तो फिर इसका एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करना होता है। तो एरर होता है रीडिंग वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। यहाँ पर रीडिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है, तो हम क्या कहेंगे? द इंस्ट्रूमेंट हैज नेगेटिव एरर। हाँ, इंस्ट्रूमेंट में एरर देता है, ये एक्चुअल वैल्यू देता नहीं है। ओके, नंबर 5। अब हमें कभी भी पसंद नहीं है कि कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो हमें एरनियस रीडिंग दे। हमें तो हरदम एक्चुअल वैल्यू पसंद है, एरर नहीं चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा कि एरर नहीं रहेगा? हमें देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी लो। अगर ये 2 ओम की जगह 0.00002 ओम होता तो रेजिस्टेंस कितना होता? 3 प्लस 0.00002 which is same as 3, और करंट कितना होता? 10/3। So what is always desired? It is always desired that the instrument must have very small internal resistance. The instrument must have very small internal resistance. ठीक है, ये हरदम डिजायर्ड है। तो क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 4, it is always desired to have very small internal resistance। ठीक है, यहां पर so as to minimize the error, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 is very important. For an ideal ammeter, ये इसका नाम एमीटर क्यों पड़ा बताओ? इट इज एम्पियर मीटर। ठीक है, एम्पियर मीटर से हो गया एमीटर। आइडियल एमीटर, द इंटरनल रेजिस्टेंस is assumed to be 0। जब भी कोई दिया है कि ऐसा एमीटर कनेक्टेड है, रीडिंग बताओ, ये बताओ, कुछ भी पूछ लिया, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो हम कहेंगे आइडियल एमीटर। आइडियल एमीटर मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्लू है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अगर कोई आइडियल एमीटर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 0, मतलब व्हाटएवर करंट में पास थ्रू इट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस विल बी 0। ठीक है, now let us see some small questions with this understanding। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज सबसे क्या था? एमीटर करंट मेजर करता है, इसको सीरीज में कनेक्टेड किया जाता है। आइडियल एमीटर के केस में इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। These are the 3 important points you must not forget। हाँ, एमीटर का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्पेसिफाई किया गया तो अलग बात है, नहीं तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 कहलाएंगे। ठीक है, let me give you some questions। Here is a small circuit like this. Here is a battery connected like this. Here is an emitter connected like this। Okay, और ये सपोज 10 वोल्ट है
ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, ये 10 ओम है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड रीडिंग इन इंस्ट्रूमेंट। ये एमीटर में क्या रीडिंग आएगा? हाँ, जो करंट जाएगा वही रीडिंग दिखाएगा। आपको सोचना है। आइडियल एमीटर कुछ नहीं बोला है तो आइडियल एमीटर लेके चलना, नहीं तो अगर एमीटर दिया होगा, अगर आइडियल नहीं होगा तो फिर उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, जीरो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस मेंशन करेगा। एमीटर विद दिस रेजिस्टेंस मतलब इट इज नॉट आइडियल, वो तो रेजिस्टेंस मेंशन करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, सपोज हम कहेंगे हियर इज, क्वेश्चन नंबर 2 में, ये क्वेश्चन तो जेई वगैरह में भी आया था, आप कर सकते हो। ये किसी एक पुराना मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन है और आप लोग इसको कर सकते हो। आई से हियर इज एन एमीटर, हियर इज एन एमीटर एंड हियर इज एन एमीटर, ऐसे करके दिया है। ये एमीटर का नाम A1 है, ये A2 है, ये A3 है, 3 एमीटर लगे और ये हर एक रेजिस्टेंस से 10 ओम 10 ओम 10 ओम। फिगर कुछ ऐसा था, digits were different. Here you have applied a 20 volt. Now find readings in the instruments. तीनों में आपको रीडिंग बताना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप जैसे महान लोगों के लिए ये तो कुछ नहीं है, फटाफट कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, करेक्ट आंसर गोज टू रोप्य शाश्वत एंड दैट इज 1 एम्पीयर। सी है, सॉल्यूशन देखेंगे तो इसीलिए तो मैं तुम लोगों की प्यार में पागल हो गया, तुम लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो। Now you see, you know the emitter has got internal resistance 0. I redraw the circuit. I say here it is 10 volt and here it is 3 ohm and something here 10 ohm is there and there is an emitter, means a 0 resistance connected. If any current comes here, उस current को इसके अंदर से घुस के इधर से निकल के आना है। Will it come this way? No. वैसे भी ये 2 and 3 are in series with each other and they are in parallel with 0. 2 and 3 in parallel with 0 तो होता है 0, मतलब all the current will come this way. The current will prefer to go from here to here through the no resistance path. This is what is a no resistance path. ठीक है ना, ये नो रेजिस्टेंस पाथ है, इस रास्ते में जाना पसंद करेगा सारा का सारा करंट, सारा का सारा करंट इधर से जाने पसंद करेगा, है ना। अच्छा, ये बात है। जिस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सारा का सारा, मान लो स्कूल का गेट खुल गया, आपका क्लासरूम यहाँ पे है, इधर से कॉरिडोर जाता है, इधर से कॉरिडोर जाता है, इधर से कोई प्रिंसिपल का कोई कड़कदार प्रिंसिपल या कोई कड़कदार टीचर खड़े हैं जो कि हर वक्त पूछते हैं तुम्हारा यूनिफॉर्म क्यों गंदा है, तुम्हारा जूता क्यों गंदा है, तुम क्लास में बदमाशी करते हो, किसको ही मिलते कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। बच्चे एंटर करेंगे और इधर प्रिंसिपल खड़े हैं तो क्या होगा? There is some resistance on the way. All the students will go like this because there is no resistance. हाँ, इधर एक प्रिंसिपल खड़े हैं और इधर थोड़ा सा कड़क, ये मान लो कि 100% खड़ूस है, ये 50% खड़ूस टीचर है, तो आप देखोगे इधर से कुछ ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, इधर से कुछ कम बच्चे जा रहे हैं, बिकॉज मोर रेजिस्टेंस, कंपैरेटिवली मोर रेजिस्टेंस, फिर भी कुछ बच्चे निकल रहे हैं। But when there is zero resistance, you say they are sorted, all the current will go this way. Say the current here is X, here it is X, here it is X, this is 10. Now you apply Kirchhoff's voltage law. Why do you apply Kirchhoff's voltage law? You can clearly see that 10x is equal to 10 or x is equal to 1 ampere. समझ में आ गया? जैसे हमें पता चल गया कि करंट इसमें x आ रहा है, मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर दिया। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से देखा कि गेन कर रहा हूं 10x, गेन कर रहा हूं 10x, लॉस कर रहा हूं 10x, गेन कर रहा हूं 10, लॉस कर रहा हूं 10x,
तो 10x इज इक्वल टू 10 और x इज 1 एम्पियर। ये सबको समझ में आ गया होगा। नाउ सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 ये 1 का था, 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। 2 का सॉल्यूशन में देखो तो ये सबका तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं ना, ये सबका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो समझने के लिए हमें क्या निकालना था, यहाँ पर x क्यों निकाले बताओ, पूछा था कि यहाँ पर करंट कितना है, तो यहाँ पर जो करंट है वही इसका करंट है। सो एमीटर रीडिंग विल बी x बिकॉज दैट इज व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू द एमीटर। हियर हमें यहाँ पर क्या करंट जानने के लिए देखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करंट आ रहा है, यहाँ पे क्या करंट आ रहा है, यहाँ पे क्या करंट आ रहा है। कितना सिंपल है, वो तो हर कोई कर सकता है। यहाँ पर 10 ओम है, यहाँ पर 10 ओम है और यहाँ पर भी 10 ओम है, तीनों रेजिस्टेंस हमें मालूम है। और हमें क्या पता करना है, A1 मतलब I1 पता करना है और A2 मतलब I2 पता करना है, A3 मतलब I3 पता करना है। ये तो हर एक 10 है, 10 10 10 20 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज 20 वोल्ट, इसके क्रॉस में भी 20 वोल्ट, इसके क्रॉस में भी 20 वोल्ट। एमीटर वगैरह का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो हर एक में कितना करंट जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। अच्छा इधर से गया 2 एम्पियर, ए सोन हम क्या कहेंगे, 20 वोल्ट लगाए हैं, 10 ओम में करंट जा रहा है 2 एम्पियर। करंट in each resistor, current in each resistor is 2 एम्पियर। ओ ये बात है, ठीक है, करंट हर एक रजिस्टर में 2 एम्पियर है। अच्छा तो फिर I1 कितना हो गया, I1 is 2 एम्पियर, I1 is the reading in A1। I2 कितना हो गया, अब देखो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, इधर से भी 2 एम्पियर आ रहा है, दोनों मिलके इधर से निकल रहे होंगे। I2 is 4 एम्पियर, अब ये I2 है। अच्छा इधर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 2 एम्पियर, मतलब बाय किरचॉफ करंट लॉ यहाँ पर होगा 4 एम्पियर। तो I3 कितना है, I3 is 6 एम्पियर। डिफिकल्ट तो नहीं था, इजी था। क्या मैं सबको समझा पाया ठीक ठाक? यस सर, यस 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 सर। क्वेश्चन नंबर 3 को सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन कुछ ऐसे दिया है, थोड़ा इसको सोचो। अब आप कैसे सोच रहे हो आपकी मर्जी, मैं अपना तरीका बता रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं। अगर हम कहेंगे कि इधर से कोई करंट घुस रहा है, मतलब ऐसा कोई बैटरी लगा है, ठीक है। दूसरी चीज है कि कनेक्शन यहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर ऐसा है। अब हमें ये भी मालूम है कि तीनों आर जो है वो पैरेलल में, बिकॉज यू कैन फॉर्म ए क्लोज लूप टेकिंग दिस, दे आर ऑल पैरेलल। तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल है और कॉम्बिनेशन में आई करंट जा रहा है, मतलब हर एक रेजिस्टेंस में करंट इज I/3। ये भी समझ में आ गया। आई एम टेलिंग माय वे ऑफ थिंकिंग, यू मे थिंक इन योर वे, नो प्रॉब्लम। तो हर एक रेजिस्टेंस में करंट हो गया I/3, इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, ठीक है। अब इसमें जो I/3 है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो हायर से लोअर पोटेंशियल होगा। देखो ये पॉइंट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, दिस पॉइंट is connected to the negative terminal, मतलब ये lower potential है, ये higher potential है, the current must be like this। इसके लिए सोचो, इसके लिए क्या है, देखो तो this point is connected to the higher potential, this point is connected to the lower potential। इसका मतलब ये पॉइंट हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट तो कुछ ऐसे फ्लो कर रहा होगा। तो पक्का ये I/3 मिलके इधर से 2I/3 जा रहे होंगे। ओहो, अच्छा इसके बारे में सोचेंगे तो दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू हायर पोटेंशियल, दिस पॉइंट इज कनेक्टेड टू लोअर पोटेंशियल, इसमें करंट कुछ I/3 होगा। नाउ अगेन यू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, यहां से कुछ करंट आ रहा है, उसमें से I/3 इधर जा रहा है, I/3 इधर जा रहा है, मतलब दिस मस्ट बी आल्सो
2i/3। तो समझ में आ गया। रीडिंग in both instruments is 2i/3। दोनों इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग होगा 2i/3, क्योंकि यहां पर लगा था A2 और यहां पर लगा था A1, दोनों में बराबर करंट जा रहा है, तो रीडिंग होगा 2i/3। ठीक है। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये 10 वोल्ट का है। अब ये आइडियल एमीटर्स तो नहीं है, ये 8 ओम का है और इसमें 2 एमीटर लगे हैं और दोनों एक 6 ओम वाला है और एक 3 ओम वाला है। कितना सिंपल है, आपको दोनों का रीडिंग पूछा है। ये A1 है तो इसका करंट को I1 कहेंगे, इसको I2 कहेंगे। पूछा है I1 I2 बताओ, क्योंकि 10 वोल्ट है। Now what is the equivalent resistance across A and B? Equivalent resistance is 6 in parallel with 3 in series with 8 is 10 ohm. So what is current entering here? I is equal to 10/10, 1 ampere. अब मुझे I1 पता करना है। I1 is दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ऑपोजिट रेजिस्टेंस बाय समेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस इनटू टोटल करंट। इट इज टोटल करंट तो 1 एम्पीयर था, इट इज 2/3 एम्पीयर। व्हाट इज I2? ऑब्वियसली इट इज I माइनस I1, क्योंकि आ रहा है I, इधर गया I1 तो बाकी इधर जा रहा होगा। इट इज 1/3 एम्पीयर। तो दोनों इसमें रीडिंग हमें पता चल गया, इसमें 2/3 एम्पीयर, इसमें 1/3 एम्पीयर। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हायर वर्जन को देखेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है रिलेटेड टू एमीटर वाला टॉपिक, रेंज इंप्रूवमेंट और रेंज एनहांसमेंट और रेंज ऑगमेंट ऑफ एमीटर्स, ऐसे करके पढ़ते हैं। पहले ये क्या है चीज, पहले तो थोड़ी समझ लें। ठीक है, सपोज कोई एक सर्किट है, ये सर्किट में कुछ करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है मालूम नहीं है और वही तो मेजर करना है। मालूम तो नहीं है लेकिन अंदाज है। अंदाज कितना है कि हो सकता है कि यहां से यहां पर तो 50 से 100 एम्पीयर के बीच में कुछ करंट होगा। मतलब कितना है मालूम नहीं है, समथिंग बिटवीन 50 to 100 ह्यूज करंट जाता है। अब अगर अंदाज नहीं है, सपोज आपको अंदाज नहीं है कितना करंट जा रहा है, आप किसी एमीटर को लेके आए और वो एमीटर को आप क्या किए, लाके ये डिब्बे को आप लाके इसके साथ जोड़ दिए। मान लो कि ये जो एमीटर का कॉइल था, पतला सा कॉइल था, उसका रेटिंग ऐसे दिया है 0 से 5 एम्पीयर तक मेजर कर सकता है, छोटा सा करंट को मेजर कर सकता है और आपको मालूम नहीं है कितना करंट था, लगा दिए इसको। हाँ, अगर 5 एम्पीयर के अंदर करंट होगा तो रीडिंग दिखाएगा। अगर मान लो इतना ज्यादा करंट है तो क्या होगा, जैसे हम इसके क्रॉस में इसको लगाए, इतना ज्यादा करंट इसके अंदर से गया तो एमीटर का तो दीवारा निकल जाएगा, है कि नहीं, बिकॉज इट वाज हैविंग ए रेंज ऑफ टू 5 एम्पीयर ओनली। और आप उसके अंदर जबरदस्ती डोज रहे हो कितना, 50 एम्पीयर। आपको वे करने के लिए हॉस्पिटल में कुछ मशीन रखा है, वही मशीन 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, हाथी को उसके ऊपर खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, मशीन का ही दीवारा निकल जाएगा, है कि नहीं, कचुम्बर निकल जाएगा मशीन का। वैसे ही ये जो एमीटर है इसका अपना कुछ रेंज है, उससे ज्यादा करंट दोगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जल जाएगा। वेरी ह्यूज करंट पास करेगा तो दिस विल बी बर्निंग आउट। तो हमें इस इंस्ट्रूमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना है कि ये 5 एम्पीयर तक ऐसे मेजर कर सकता है अकेले में, लेकिन अगर मुझे 50 से 100 एम्पीयर के बीच में कोई करंट मेजर करना है, क्या ये इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई मॉडिफिकेशन करके ऐसा करंट को भी मेजर कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। तो दैट इज व्हाट इज वी आर गोइंग टू रीड हियर, रेंज इंप्रूवमेंट ऑफ एमीटर्स। समझ में आया? अब सपोज हम कहेंगे लेट small I is maximum current rating of the instrument,
जो इंस्ट्रूमेंट है उसका करंट रेटिंग कितना है, स्मॉल आई एम, मतलब उसका जो स्केल है, स्केल के ऊपर लिखा है 0 1 2 3 4 5 6, इधर स्मॉल आई एम, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया मैक्सिमम रेटिंग। कैपिटल आई एम इज द मैक्सिमम करेंट that to be measured। आप इसका रेंज कहां तक बढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो कि ये एमीटर 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन आप इसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके 70 से 70 से 100 के बीच में कोई करंट मेजर करना चाहते हो, तो आपका इंस्ट्रूमेंट तैयार रहना चाहिए कहां तक, 100 एम्पियर तक, ताकि 70 से 100 70 से 100 के बीच में कुछ भी करंट जाएगा वो संभाल लेगा। तो इन दैट केस योर स्मॉल आई एम इज नथिंग बट 5 एम्पियर, कैपिटल आई एम इज 100 एम्पियर। क्या मैं आपको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं, कैपिटल आई एम क्या है, स्मॉल आई एम क्या है? यस सर। यस, तो ये बात समझ में आ गया। अब सपोज हम कहेंगे आर ए इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना चाहता हूं। हमारे पास कोई एक एमीटर है, ये है एमीटर जो कि 0 से स्मॉल आई एम तक का करंट मेजर कर सकता है, लेकिन इसको यूज करके मैं कोई एक दूसरा करंट को मेजर करना चाहता हूं जो कि 0 से कैपिटल आई एम तक बदल सकता है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कॉइल का आर ए है। ये मैक्सिमम ले सकता है स्मॉल आई एम, इससे ज्यादा करंट देंगे उड़ जाएगा, लेकिन हमें इसी सर्किट में पास करना है कैपिटल आई एम, लेकिन ये करंट को अगर इसके अंदर जाने के लिए अलाउ कर देंगे तो क्या होगा, बेचारा का जान निकल जाएगा। तो हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करना है। वी कनेक्ट ए डाइवर्टर रेजिस्टेंस, डाइवर्ट कर रहा है रास्ता को, डाइवर्टर रेजिस्टेंस व्हिच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस, इसका नाम देंगे शंट। शंट क्या कहते हैं इसको, शंट। शंट का मतलब समथिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, ऑर्डिनरी रेजिस्टेंस। मैं ऐसा शंट यहाँ पर कनेक्ट करूंगा, ऐसा कुछ कैलकुलेट करके कनेक्ट करूंगा ताकि जब हम कैपिटल आई एम करंट भी देंगे, मतलब सबसे ज्यादा करंट यहाँ पर पुश करेंगे, तो यहाँ पर भी करंट स्मॉल आई एम होगा। मतलब अगर यहाँ पर करंट कैपिटल आई एम से कम हुआ तो यहाँ पर करंट स्मॉल आई एम से कम होगा। मतलब कैपिटल आई एम करंट देने से भी इंस्ट्रूमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है, इट कैन बियर विथ, इट कैन एंड्योर इवन इफ करंट ऑफ कैपिटल आई एम इज पासिंग थ्रू। ओके, तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब मैं कैपिटल आई एम दे रहा हूं यहाँ पर स्मॉल आई एम करंट होना चाहिए। हाँ ऑब्वियसली अगर इससे कम दूंगा तो इससे करंट कम होगा, और दिस इज सेफ। तो हम ऐसा कनेक्शन कर रहे हैं इस, ताकि कैपिटल आई एम करंट देने से यहाँ पर स्मॉल आई एम करंट जाएगा। टू इंप्रूव द रेंज, टू इंप्रूव द रेंज, a low resistance S, ध्यान रहे लो रेजिस्टेंस, is connected across ammeter coil such that even when capital IM current is allowed to pass through the circuit, only small IM current
passes through the emitter coil, passes through the emitter coil, and rest current मतलब जो इधर से कैपिटल आई एम आया, इधर गया स्मॉल एम, बाकी करंट मतलब कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम। रेस्ट करेंट कौन सा, कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम पासेस थ्रू एस, शॉर्ट के थ्रू से पास करता है। हाँ, फिर से दोबारा सारा चीज को बोल रहे हैं, इसका रेंज इंप्रूव करना था। ये 5 एम्पियर तक करंट मेजर कर सकता है, मैं कुछ करना चाहता हूं कि मैं 100 एम्पियर तक करंट मेजर कर पाऊंगा, मतलब मेरा स्मॉल आई एम है 5 एम्पियर, कैपिटल आई एम है 100 एम्पियर। अगर पूरा 100 एम्पियर इसके अंदर पुश कर दूंगा, पंप कर दूंगा इतना ह्यूज करंट, तो ये उड़ जाएगा। सो आई कनेक्टेड ए डाइवर्टर रेजिस्टेंस, आई कॉल्ड इट एस। तो ये डाइवर्टर रेजिस्टेंस का वैल्यू हम ऐसे चूज करेंगे कि जब हम 100 एम्पियर भी देंगे तो यहाँ पर करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा, 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होगा, तो बाकी का करंट 100 माइनस 5, 95 एम्पियर विल पास दिस वे। ओहो, ऐसा है, हाँ ऐसा है। तो इधर से 95 एम्पियर जाएगा, इधर से 5 एम्पियर जाएगा। ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक में कम करंट जा रहा है, दूसरे में ज्यादा करंट जा रहा है, मतलब शॉर्ट का रेजिस्टेंस हाई है कि लो है? इट मस्ट बी लो, बिकॉज रेजिस्टेंस इनटू करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू करंट हियर। इधर करंट कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, इधर करंट ज्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस मस्ट बी स्मॉल। दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड टू इंप्रूव द रेंज ए लो रेजिस्टेंस S, a lower resistance S is connected across the emitter coil so that even when capital I M current is allowed to pass through the circuit, only small I M passes through the emitter coil. Rest current capital minus I M minus small I M is passing through the shunt. अच्छा, तो as RA is parallel to S, हाँ दिख रहा है, तो हम क्या कहेंगे, स्मॉल दैट इज कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम इंटू एस, पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस देम। अच्छा, तो कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम इंटू एस इज इक्वल टू स्मॉल आई एम इंटू आर ए। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, एस का वैल्यू होना चाहिए small im by capital IM minus small im into array. So ध्यान रहे, what shunt must be connected, the value of shunt required to enhance, to modify, to augment the range of this emitter is small im by capital M minus small im whole into array। ठीक है, बस वो पूछेंगे कोई एमिटर का रेंज था 5 एम्पियर, लेकिन उसको यूज करना चाहते हैं किसी सर्किट में जहां पर करंट डाउट किया जा रहा है कि 90 से 100 एम्पियर के अंदर हो सकता है, तो बताओ क्या शॉर्ट लगाएंगे? 100 एम्पियर तक हो सकता है, तो हम तैयार रहेंगे। इवन 100 एम्पियर भी देंगे तो इसके अंदर से करंट 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल आई एम 5, कैपिटल आई एम 100, एमिटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो शॉर्ट निकल जाएगा। बाय द फॉर्मूला S इज इक्वल टू आई एम बाय कैपिटल आई एम माइनस स्मॉल आई एम होल इनटू अरे। क्या बात सबको समझ में आया? yes. An emitter of internal resistance say 10 ohm can measure a maximum current of 5 ampere to measure up to 60 amperes
find what shunt must be connected. ओहो, अच्छा, ये बिट नंबर 1 था। With this shunt being in connection, with this shunt being in connection, if emitter can with this shunt being in connection, if connection, what should be the ratio of reading in new scale to that in old scale. ठीक है, if emitter reads 3.5 ampere in its old scale, then what is actual current in the circuit? तो ऐसे करके कुछ छोटे मोटे फंडामेंटल क्वेश्चंस आपको दिया गया, 3 क्वेश्चन दिया गया। तो आप लोग थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। यू कैन डू इट मेरे प्यारे पहलवान बच्चे, शुरू हो जाइए। देख लो, यू कैन डू। कोई एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम है। मैं थोड़ा डाटा लिखने में विश्वास रखता हूँ। ये 10 ओम का है इंटरनल रेजिस्टेंस। बोला है कि ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 5 एम्पियर, लेकिन हमें कुछ मेजर करने की इच्छा है, कितना, 60 एम्पियर का। पूछा है क्या शॉर्ट लगाएंगे। कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्या सोच रखा है हम लोगों को। ये भी नहीं कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। क्या है, स्मॉल आई एम आर ए बाई कैपिटल आई माइनस स्मॉल आई, फॉर्मूला तो हमें मालूम है। 5 इंटू 10 बाई 60 माइनस 5 तो हो गया 55, 10 बाई 11 ओम। देखो कितना कम रेजिस्टेंस है एज कंपेयर टू द एमीटर रेजिस्टेंस। वी ऑलवेज कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। लो रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज, हाई रेजिस्टेंस, ये चारों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए आएगा। और ये लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट में जब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वोल्टमीटर, उसमें पढ़ेंगे हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये लोगों को याद है कि नहीं, वो लोग पूछते रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो गया पहला बिट का आंसर। With this sound being in connection, what should be the ratio of reading in the new scale to that in the old scale? क्या हुआ कि हमारे पास तो वो एमीटर था, छोटा कॉइल, छोटा करंट वाला। अब हम क्या किए, उसके साथ कुछ शॉर्ट लगा दिए। अभी जो रीडिंग वो दिखाएगा, वो ये रीडिंग तो 0 से 5 एम्पियर के बीच में है ना, और 0 से 5 एम्पियर के बीच में हमें एक नया स्केल बनाना पड़ेगा। मतलब जब एमीटर दिखा रहा होगा 5, इधर क्या दिख रहा होगा, 60। जब इधर दिखा रहा होगा 0, इधर दिखा रहा होगा 0। मतलब जब पॉइंटर ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ओल्ड स्केल में कुछ दिखा रहा होगा, न्यू स्केल में कुछ दिखा रहा होगा।
ये हो गया न्यू स्केल रीडिंग, दिस इज ओल्ड स्केल रीडिंग। रेशियो क्या है? ओहो, जब न्यू स्केल में ओल्ड स्केल में जा रहा है स्मॉल आई, न्यू स्केल में कैपिटल आई, हमें क्या पूछा है? आई बाई आई का रीडिंग चाहिए। ओ ये बात है क्या? हाँ, तो हमें तो मालूम है कि आई इज ओल्ड स्केल वैल्यू और रीडिंग, ओल्ड स्केल रीडिंग that is equal to opposite resistance by summation of the resistances into total current, जिसमें I क्या है? Where I is new scale reading। आप लोग कितना बढ़िया सोचते हो। I really feel very delighted to see this। तो I is new scale reading। अब एस मालूम है, एस प्लस आर ए मालूम है, आप निकाल सकते हो। तो रेशियो क्या हो गया? न्यू स्केल रीडिंग बाई ओल्ड स्केल रीडिंग पूछा है। अगर आप निकालोगे तो क्या हो गया? न्यू स्केल रीडिंग इट इज एस प्लस आर ए बाई एस। लेकिन मैं यहां पर चाहता हूं कि आप एक चीज को डिस्कवर करो। आप देख रहे हो कि the new scale value is proportional to the old scale value. New scale value is proportional to the old scale value. I can say capital I is equal to this much into small I. अब इसमें बदलने वाली चीज क्या है? Small I बदलेगा, capital I बदलेगा, तो small I बदलेगा, but this part is a constant. नहीं, कितना है वो constant? कितना है मालूम नहीं है, so it is a constant K. For every value of capital I, you will get a corresponding value of small I. When this is capital IM, this is small IM. मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो गया? कैपिटल IM बाई स्मॉल IM। फिर आपको समझ में आना चाहिए S प्लस RA। अगर आप RA का S का वैल्यू जानते हो, S का वैल्यू जानते हो, निकाले थे पहले थोड़ी देर पहले ऐसे करके। ये वैल्यू अगर इसमें डालोगे इन दिस क्रूड फॉर्म, इसमें अगर डालोगे बाई S करोगे क्या मिलेगा मालूम है? You will get it capital IM by small IM। समझ में आया? तो ये कैपिटल IM by small IM का वैल्यू कितना है? कैपिटल IM था 60 by 5, so it is 60 by 5 into I। तो अब रेशियो ऑफ द स्केल रीडिंग्स, रेशियो ऑफ द स्केल रीडिंग्स क्या हो गया? इज इक्वल टू 12I। So new scale reading by old scale reading will be 12:1। एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, आप लोग पकड़ लेना और समझ लेना। आप S प्लस आर ए बाई एस करके कर सकते हो, लेकिन क्यों? उसके लिए तो आपको S निकालना पड़ेगा, आर ए निकालना पड़ेगा, है ना? फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कोई पूछेगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू स्केल रीडिंग टू ओल्ड स्केल रीडिंग, सीधे सीधे क्या करना है? कैपिटल IM बाई स्मॉल IM, ये वैल्यू डाल देना, ये रेशियो। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes sir. Yes. Now we go for bit number 3। bit number 3 में जा रहा हूं। बोल रहा है कि जब ओल्ड स्केल में रीडिंग है 3.5 एम्पियर, बिट नंबर 3 में दिया है ऐसा कुछ करंट जा रहा है कि इफ स्मॉल I ओल्ड स्केल रीडिंग इज 3.5 एम्पियर, पूछा है कैपिटल I कितना है? हम तो जानते हैं कैपिटल I इज ए कांस्टेंट S प्लस RA बाई S इंटू स्मॉल I, और इट इज कैपिटल IM बाई स्मॉल IM इंटू स्मॉल I। तो ये वैल्यू कितना हो गया? 12 इंटू 3.5 इज 3.5 कहा? 5 क्या था ये? 3.5 एम्पियर, रेशियो था 12। यस, ये 3.5 मल्टीप्लाई कर दो 36 और ये 6, 42 एम्पियर। सो व्हेन ओल्ड स्केल वैल्यू इज 3.5 एम्पियर, द न्यू स्केल रीडिंग शुड बी 42 एम्पियर। मतलब ओल्ड स्केल में जहां पर 3.5 लिखा रहेगा, यहां पर हमें 42 लिखना है, तब जाके 0 के साथ 0 होगा, 5 के साथ 60 होगा। ओल्ड स्केल में जहां 4 एम्पियर लिखा होगा, वहां पर हमें यहाँ पे 48 लिखना है,
the new scale values are proportional to old scale values and proportionality constant is nothing but 12. क्या सबको समझ में आया? यस सर। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज की क्लास हम लोग यहीं पर करेंगे। आई हैव अनदर क्लास राइट नाउ, आई नीड 5 मिनट्स रेस्ट। अगली क्लास इसके ऊपर और भी ढेर सारे क्वेश्चन देखेंगे, वोल्ट मीटर देखेंगे और खत्म करेंगे। जय हिंद।